गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम इनका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या यूनिट अर्गोस्टोप्लाज्म आपस में जुड़ी हुई महीन मेम्ब्रेन का एक जाल है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्म क्या है? एक जाल होती है जो साइटोप्लाज्म में वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कोशिकाओं या सेल्स में इस ऑर्गन्स का पता सर्वप्रथम गार्नियर नामक एक साइंटिस्ट है। इन्होंने 1897 में एक साधारण माइक्रोस्कोप, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, के द्वारा पता लगाया था। ठीक है, किंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी रचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी थी? पोर्टर, क्लाडे एंड कूलम नामक साइंटिस्ट ने 1945 में दी थी। इनके अनुसार, इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में जुड़ी हुई एवं शाखित अत्यंत महीन ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का एक अत्यधिक जटिल जाल या सिस्टम होता है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य फैला होता है। इसे साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिरे पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दूसरे सिरे पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से संबंधित रहता है। अतः यह माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनों एक ही रचनाएं हैं एंड तीनों का उद्भव एक ही होता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बैक्टीरिया एंड वायरस, जो कि क्या होते हैं? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। एंड जो मेमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो आरबीसी सेल्स होते हैं, जिसको परिपक्व लाल रुधिर कोशिका कहते हैं, इन सभी चारों को छोड़कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी प्राणियों के सेल्स में पाए जाते हैं। चार चीज में नहीं पाए जाते: बैक्टीरिया, वायरस, है ना, और मेमल्स। ठीक है, इन सेल्स में नहीं पाए जाते हैं और बाकी सभी सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण अधिक सक्रिय रूप में पाया जाता है, जिन भी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होती है, जैसे पेनक्रियाज, इंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स, है ना, उनमें यह ऑर्गन्स अधिक स्पष्ट एवं विकसित रूप से पाया जाता है। जिनमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य अत्यधिक होता है, उसमें यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक विकसित होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। इसका आकार, आकृति एंड गुण शरीर सेल की मेटाबॉलिक स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार की रचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जैसे फर्स्ट है हम लोग का वेसिकल्स। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वेसिकल से मिलकर बना होता है, जो आकृति में गोल, कैसा रहता है? आकृति में गोल अंडाकार रचनाएं होती है। प्रत्येक वेसिकल्स मोटाई में 25 से 50 mu तक होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सेल्स जैसे पेनक्रिएटिक एंड लीवर सेल्स में पर्याप्त रूप से विकसित होती है। ठीक है, ये क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण करने वाले सेल्स में पाए जाते हैं। कौन से सेल में? पेनक्रिएटिक एंड लीवर सेल्स में पर्याप्त विकसित होती है। किस तरह का? वेसिकल्स टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेकंड देखते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लंबी, चपटी एंड अशाखित आकृति के वेसिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है या कहते हैं। यह कोशिका साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के चारों ओर समानांतर क्रम में विन्यसित होती है। प्रत्येक सिस्टर्नी मोटाई में 40 से 50 mu तक होती है। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उन सेल्स में सुविकसित पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पाया जाता है ना, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अधिक सक्रिय होती है, जैसे पेनक्रियाज, लीवर एंड ब्रेन की सेल्स। इन सभी में प्रोटीन संश्लेषण अधिक होती है, इसलिए इनमें सुविकसित पाया जाता है। अब थर्ड देखते हैं ट्यूब्यूल्स नलिकाएं।
इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रचना छोटी, चिकनी, दीवार वाली एंड विविध प्रकार से शाखित नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। यह मोटाई में 50 से 100 mu तक होती है। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उन सेल्स में अधिक विकसित रूप से पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड एंड हार्मोन आदि स्टेरॉइड्स पदार्थों का संश्लेषण करती है। किस तरह के सेल में पाई जाती है? जो कोलेस्ट्रॉल है ना, स्टेरॉइड्स तरह के पदार्थों का संश्लेषण करती है, उन कोशिकाओं में पाया जाता है। यह गिनीपिग की स्पर्मेटिड्स एंड पेशी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में अनियमित रूप से विन्यसित रहती है। पेशी कोशिकाओं में इसे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो पेशी कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं उनको सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इस तरह यह तीनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही कोशिका में उसकी विभिन्न कोशिकीय विभाजन की अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम हम इसको देख सकते हैं कि इनकी तीनों प्रकार की जो रचनाएं होती है कैसे कैसे दिखाई देती है, किंतु इनका विन्यास जो है ना, भिन्न भिन्न प्राणियों की भिन्न भिन्न ऊतक की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे एनिमल्स हैं, जैसे जैसे जीव जंतु हैं, वैसे वैसे इनकी स्ट्रक्चर है भिन्न भिन्न तरीके से दिखाई देगी। एग्जाम्पल, स्तनियों की यकृत कोशिकाओं में, ठीक है, जो लीवर सेल्स होते हैं, यह समानांतर रेखित पेशियों की सेल्स में जाल के रूप में एंड पेनक्रिएटिक सेल्स में अनियमित रूप से विन्यसित होता है। ठीक है, अब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की परसंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तब यह पता चला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स की गुहाएं चारों ओर से पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती है। ठीक है, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो चारों तरफ से किससे घिरी होती है? एक पतली मेम्ब्रेन है ना, पतली झिल्ली से घिरी हुई होती है जो मोटाई में 50 से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी संरचना में ट्राइलेमिनर होती है। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? ट्राइलेमिनर होती है, त्रिस्तरीय होती है। जैसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एक जाल की तरह है, जाल की एक महीन शाखा की तरह है ना, जो हम 3 प्रकार से देखे थे, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो मेन है ये ऐसे रहता है। ठीक है, इसको ये जो बाह्य आवरण है इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर में मोती की दाने की तरह है, इसको राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी मेम्ब्रेन को ही बाहर के आवरण को ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका 3 प्रकार से देखे थे। पहला क्या है? वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसे होते हैं? गोलाकार होता है, गोलाकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेकेंड देखे थे सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी कैसे रहती है? चपटी रहती है, पतली रहती है। ठीक है, एंड थर्ड देखे थे ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कैसा रहता है? ये ट्यूब के समान संरचना होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्रियाशीलता एवं राइबोसोम्स की उपस्थिति। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? क्रियाशीलता, फंक्शन इसकी, एंड राइबोसोम की प्रेजेंस, अब्सेंस है ना, अथवा अनुपस्थिति के आधार पर ही एक ही कोशिका में या विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित 2 रूपों में पाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग 2 रूपों में पाया जाता है? उनकी फंक्शंस एंड राइबोसोम की प्रेजेंट अब्सेंट के अनुपस्थिति या उपस्थिति के अकॉर्डिंग राइबोसोम्स 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला क्या है हम लोग का? एग्रान्यूलर और या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्रान्यूलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला टाइप्स है। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे सेल्स में पाए जाते हैं? जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, जैसे वसा सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, यकृत की ग्लाइकोजन संचय करने वाली सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, WBC एंड पेशी सेल्स। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह सभी सेल्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। एंड सेकेंड, ग्रेनुलर और का मतलब यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, खुरदुरा, जिसको रफ को क्या बोलते हैं? खुरदुरा। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, है ना, सतह कैसा रहता है? रफ या खुरदरी होती है, क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता था, इसलिए वो स्मूथ रहता था, लेकिन इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, इसलिए ये रफ होती है या खुरदुरी होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उन सभी कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य सक्रिय रूप से पाया जाता है, इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, ठीक है, और इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे क्या है? पैनक्रिएटिक सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, गोबलेट सेल्स एंड लीवर सेल, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित एंजाइम्स। इससे संबंधित एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में अनेक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कोशिका की संश्लेषण क्रियाओं में अनेक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनमें पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंस एंजाइम्स हैं, ठीक है, स्टेरेज, NADH, साइटोक्रोम, NADH, डाइफॉस्फेट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैग्नीशियम प्लस, एक्टिवेटेड ATPase एंड न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज एक्सेट्रा आदि। यह एंजाइम्स कोशिका में निम्नलिखित संश्लेषण क्रियाओं में सहायक होते हैं। जैसे पहला क्या है? फैटी एसिड का संश्लेषण, फैटी एसिड्स होते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं सारे एंजाइम्स, ठीक है। सेकंड क्या है? प्लाज्मेलोजेंस का संश्लेषण, ठीक है। थर्ड है स्टेरॉइड्स का संश्लेषण। फोर्थ है एरिल तथा स्टेरॉइड सल्फेट संश्लेषण। एंड फिफ्थ है UDP, यूरोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म। एंड सिक्स है UDP, ग्लूकोज का डीफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। यह सभी एंजाइम्स का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं या इससे संबंधित रहते हैं, जो महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थैंक यू।